हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 9 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम पृथ्वी पर ताप कटिबंध यानी कि टेम्परेचर जोन के बारे में समझेंगे। आपने सुना होगा उष्ण कटिबंधीय इलाका, विषुवतीय इलाका, ध्रुवीय इलाका, या और भी तरह से इन चीज़ों का नाम सुना होगा। और साथ ही हम इसमें ये समझेंगे कि इन इलाकों में, मतलब विषुवतीय इलाकों में, उष्ण कटिबंधीय इलाकों में, अंतरा उष्ण कटिबंधीय इलाकों में क्या अंतर होता है, किन आधारों पर अंतर किया जाता है, और साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी के विषुवतीय इलाकों पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही विषुवतीय इलाकों से ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं तो गर्मी में कमी होने लगती है। हालांकि मैं बता दूं कि पृथ्वी पर सबसे गर्म इलाके जो होते हैं वो विषुवत रेखा पर नहीं होते हैं, वो विषुवत रेखा से कहीं दूर होते हैं। इसको भी समझ लेंगे। इससे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर पृथ्वी गर्म कैसे होती है। इंटरेस्टिंग बात है ना। और उससे भी पहले ये जानेंगे कि सूर्य से जो विकिरण यानी कि सूर्य तप जो आता है वो कैसे आता है, किस प्रकार से आता है, और वो कैसे हमारे धरती को प्रभावित करती है। जब हमारी धरती को प्रभावित करती है तो हमारी धरती फिर कैसे हम सबको प्रभावित करती है। इन्हीं सब परिप्रेक्ष्य में आज हम इस वीडियो को रखे हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो के बाद किसी भी प्रकार की परेशानी टेम्परेचर जोन के बारे में, पृथ्वी के गर्म होने के बारे में नहीं रहेगी। और साथ ही परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो अभी आपने एक नज़र देख ली होगी। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आपको ये जानकारी होनी चाहिए। पहले तथ्यों को देख लेंगे, उसके बाद मैं ग्राफ बना करके आपको बता दूंगा कि कैसे ये रिएक्ट होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ऊष्मा का एकमात्र स्रोत, धरती पर ऊष्मा का या ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। यह पूरे सौरमंडल में ही हुई है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से और ऊर्जा ले आते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वो कौन है? सूर्य। सूर्य पृथ्वी से ही सारी ऊर्जा प्राप्त करती है और फिर उसी सौर ऊर्जा को तरह तरह से रूपांतरित किया जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य तप के ही प्रयोग करके अपना खाना बनाते हैं। उन्हीं पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं और उन्हीं शाकाहारी जीवों को बड़े मांसाहारी जीव खाते हैं। कहीं कह रहे श्रीमान ने तो खा पी लिए, ऊर्जा कहाँ से आता है? पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा बने हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, कोयले हो या कुछ भी हो, सब इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आगे पीछे तरह तरह के तोड़ मरोड़ के बनाए जाते हैं। कहीं से भी कोई अलग नहीं पैदा किया गया है अभी तक। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि सूर्य एक अत्यधिक गर्म पिंड है जिसके पृष्ठ मतलब ऊपरी भाग का तापमान लगभग 6000 डिग्री से है। याद रखिए, पृष्ठ का तापमान है, अंदर का नहीं। अंदर का बहुत ज्यादा होता है, पृष्ठ का ऊपरी भाग का तापमान। सूर्य जो है वो प्रति सेकंड लाखों कैलोरी ऊर्जा विकिरित करते रहता है, विकिरण के रूप में करता है, ऊर्जा को विकिरित करते रहता है। आपने क्या कहते हैं, आप जहाँ पे सरिया वगैरह को चमकाया जाता है या बिल्डिंग वगैरह होता है, वहाँ पर देखिएगा बिल्डर जब रखता है ना तो छोटा छोटा ऊर्जा निकलने लगता है, लाल लाल जो निकलता है, सूर्य से जो विकिरण है वैसे ही निकलते रहता है। ठीक है। सूर्य से निकलने वाले ऊष्मा विकिरण को सौर विकिरण कहा जाता है। कहे कि पूछता है कि सूरज से निकलने वाले ऊष्मा विकिरण को क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य से विकिरित होने वाले ताप को सूर्य तप, तम लिख दिए हैं जी, सूर्य तप यानी कि सोलर इंसोलेशन कहा जाता है। ठीक है। सोलर इंसोलेशन जो है वह अंग्रेजी के 3 शब्दों इनकमिंग सोलर रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। ये हम अपना ओर से बता दिया आपको, हम कहीं पढ़े थे, हम आपको बता दिया कि सोलर इंसोलेशन कहते किसको। सोलर इंसोलेशन का
मतलब हो गया कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि सूर्य से जो रेडिएशन आ रहा है उसे सोलर इंसोलेशन कहा जाता है। अब यह कितना आता है इसको भी देख लेते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य तप यानी कि जो सूर्य तप यानी कि जो सोलर इंसोलेशन है का 2 अरबवें हिस्से की प्राप्ति होती है। यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा प्राप्ति होती है कि पृथ्वी को सूर्य तप का कितना हिस्सा प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है कितना हिस्सा, 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त होता है। याद रखिए कितना हिस्सा प्राप्त हो रहा है, 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त हो रहा है। तो क्या धरती पर प्राप्त हो रहा है? नहीं, वायुमंडल के ऊपरी भाग पर। सूर्य तप वायुमंडल के बाह्य सीमा पर यानी कि हमारी पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसके बाह्य सीमा पर लघु तरंग, याद रखिए लघु तरंग के रूप में प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्रदान करता है। इसे सौर स्थिरांक कहा जाता है। कहिए कि श्रीमान ये क्या है? देखिए नियम यह है कि जो पिंड जितना गर्म होगा उससे निकलने वाले तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होगी उतनी छोटी होगी। तो सूर्य बहुत गर्म पिंड है तो वहां से जो हमें प्राप्त होता है वो लघु तरंग यानी कि शॉर्ट वेव्स के रूप में वो प्राप्त होता है। सूर्य से आने वाली जो उष्मा विकिरण होती है या ऊर्जा होती है वो लघु तरंग यानी कि शॉर्ट वेव्स के रूप में होती है। यही परीक्षाओं में आपसे पूछेगा। इसका कारण क्या है कि जो पिंड जितना गर्म होगा उससे निकलने वाली ऊर्जा जो होगी वो उतनी ही छोटी वेव में होगी या लघु तरंगों में ही होती है। इसका उल्टा जब ठंडा से निकलेगा तो दीर्घ तरंगों के रूप में होगी। जैसे पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। जो लघु तरंग के रूप में ऊष्मा होती है उसको हम जल्दी नाप नहीं सकते हैं या जल्दी आप पर असर नहीं करेगा, लेकिन जो दीर्घ तरंगों के रूप में होती है वही ऊष्मा आपको नाप सकते हैं। उसी को सेंसुअल एनर्जी बोला जाता है, अर्थात वैसी उष्मा जिसे आप टेम्परेचर के रूप में नाप सकें। समझ रहे हैं? तो वायुमंडल के बाह्य सीमा पर लघु तरंगों के रूप में प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मतलब कि धरती ऐसे है और यहाँ पर पूरा वायुमंडल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी। ये भी परीक्षा में पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसे सौर स्थिरांक कहते हैं। सौर स्थिरांक का मतलब कि पृथ्वी के बाह्य सीमा पर यानी कि पृथ्वी के सबसे बाह्य सीमा पर ये जो 1.94 प्रति वर्ग किलोमीटर 1.94 प्रति वर्ग सेंटीमीटर कैलोरी जो प्राप्त हो रही है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, कोई बदली नहीं आती है, कोई तूफान नहीं आता है, कोई आंधी नहीं आती है, कुछ नहीं आते है। पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल पे प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे ही क्या कहा जाता है? सौर स्थिरांक कहा जाता है। जब पृथ्वी पर ऊष्मा आती है यानी कि जब पृथ्वी पर ऊर्जा आ गई सूर्य वाला, तो धरातलीय सतह से ऊष्मा ऊर्जा के विकिरण यानी कि जो धरातल है वो भी विकिरित कर देती है, उसे दीर्घ तरंग कहा जाता है। की प्रक्रिया को धरातलीय विकिरण या पार्थिव विकिरण कहा जाता है। पहले आप एक नज़र रख लीजिए, फिर मैं फोटो बना के बता दूंगा आपको। अगला है कि धरातलीय विकिरण को वायुमंडल पुनः धरती की तरफ भेजता है। इसे विकिरण का प्रतिलोमन या आकाशीय विकिरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आकाशीय विकिरण कहा जाता है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए ज्योग्राफी जो होता है ना जी, वो समझने का चीज़ होता है। मैं पूरी तरह से हटा देता हूँ ताकि फोटो बनाने में दिक्कत नहीं। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, ये है हमारी धरती, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। समझ रहे हैं बात को? कहता है कि पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल पर यानी कि ये जो बाहरी वायुमंडल है, ये बाहरी वायुमंडल है, बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, यहां पे प्रति वर्ग सेंटीमीटर
1.94 कैलोरी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जो भी सूर्य के सामने है वहाँ पे 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। चूंकि ये जो इलाका है पृथ्वी का सबसे बाह्य इलाका है, वहाँ पे कोई रुकावट नहीं होती है, सूर्य विकिरण हमेशा आते रहती है। इसे ही सौर स्थिरांक बोला जाता है, सौर स्थिरांक बोला जाता है। ठीक है। और ये जो ऊर्जा आती है, मतलब पृथ्वी से, सूर्य से जो ऊर्जा आते रहती है या सूर्य से जो विकिरण आते रहती है, वो लघु तरंग के रूप में होता है। यह कैसे होता है आपको बता देता हूं। ये सूर्य है, यहां से जो ऊर्जा आ रही है, बात समझ रहे हैं, ये लघु तरंग के रूप में आ रही है। बात समझ रहे हैं, लघु तरंग के रूप में धरती से टकराएगा तो ये फिर लौटेगा, धरती से टकरा के क्या होता है, लौटता है। तो ये जो लौटेगा वो किस में लौटेगा, वो लौटना हो गया आपका दीर्घ तरंग, यानी कि लॉन्ग वेव में। ये शॉर्ट वेव में आता है, ये लॉन्ग वेव में लौटता है। यही जो लौट आता है, धरती जो उस ऊर्जा को लौटाती है, उसी से हम गर्मी महसूस करते हैं। ध्यान रखिए, सूर्य से जो आती है उसे हम गर्म महसूस नहीं करते, जो धरती लौटाती है उससे गर्म महसूस करते हैं। तो जो धरातल से वेव निकल रहा है, इसको धरातलीय विकिरण, यहाँ से जो वेव निकल रहा है, यानी कि यहाँ से जो ऊर्जा निकल रही है, इसे धरातलीय विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धरातलीय विकिरण। ठीक, धरातलीय विकिरण कहा जाता है। अब धरातल जब लौटाता है तो यहां पर क्या आता है, बादल होता है कि नहीं होता है, जल वाष्प होता है, CO2 होता है, धूल वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये शॉर्ट वेव क्या होता है कि यहां पर स्थित जो धूल कण बादल है उससे टकरा के फिर नीचे लौट जाते हैं। तो जो दोबारा फिर लौटते हैं उसे ही यहाँ पे आकाशीय विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आकाशीय विकिरण कहा जाता है। अब आपसे सवाल पूछ दे कि आकाशीय विकिरण क्या है, तो सीधी सी बात है कि जब सूर्य की तप या सौर विकिरण, सोलर इंसुलेशन धरती से टकराती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में पुनः आकाश की ओर जाती है। आकाश में उपस्थित जलवाष्प, धूल, CO2 इत्यादि के कारण वो जो दीर्घ तरंगे हैं पुनः धरती की ओर लौटा दी जाती है। हालांकि पूरा नहीं लौटता है, कुछ भागे लौटती है, लेकिन लौटा दी जाती है। यही जो लौट के आते हैं वो पुनः फिर धरती को गर्म करते हैं और इसे ही आकाशीय विकिरण कहते हैं। और ध्यान रखिए, यही जो चीज़ है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। अब ना हो तो धरती गर्म नहीं होगा, वायुमंडल गर्म नहीं होगा, है तो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि हम आप रह नहीं पाएंगे। यानी कि आपने सुना होगा CO2 का कितना 0.03% शायद रहती है ना, डाटा देख लेंगे, शायद 0.03 या 0.3% ही CO2 रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। रहेगा तो क्या करेगा, यही ऊर्जा यानी कि धरती से लौटने वाली जो उष्मा है या धरती से लौटने वाली जो विकिरण है उसको ज़्यादा के ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेगा और पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो किसी को रहने लायक फिर नहीं रहेगी। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुआ कि सूर्य से जो इंसोलेशन आ रहा है वो लघु तरंग के रूप में है, वो धरती से टकराता है फिर लौटता है। इसको ऐसे मैं बता देता हूं, धरती से टकराया लौटा, धरती से टकराया लौटा, धरती से टकराया लौटा। तो जो टकराया वो लघु तरंग के रूप में, जो लौटा वो दीर्घ तरंग के रूप में। किस तरंग के रूप में, दीर्घ तरंग के रूप में। अब चूंकि लौट रहा है, यहां से लौटा, यहां पर क्या है बादल वगैरह है, तो फिर कुछ हिस्सा लौट जाएगा। तो जो दोबारा ऊपर से लौटेगा यानी कि जल वाष्प, CO2 या धूलकण वगैरह से, बादल वगैरह से टकरा के जो पुनः लौटता है विकिरण, उसे आकाशीय विकिरण कहते हैं। वो भी धरती को गर्म करने के लिए जिम्मेदार होती है। आगे समझेंगे कैसे होती है। मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा बता रहा हूँ कि कैसे एक बार जब सूर्य के किरणें आ जाती हैं,
तरंगे आ जाती हैं तो कैसे फिर धरती से वो लौटती हैं, अब पुनः फिर कैसे कुछ कारक जिसमें बादल, जलवाष्प, CO2, धूल वगैरह हैं, उनके द्वारा भी विकिरण नीचे धरती की ओर भेज दिए जाते हैं। तो इस तरह से धरती पर क्या होता है कि सौर विकिरण जो है आकर के एक तरह से ऊंचे नीचे की उछल कूद शुरू हो जाती है। तो धरातलीय सतह से उष्मा ऊर्जा का विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में अब एक बार जब यह दीर्घ तरंग बन गया तो आकाशीय विकिरण भी दीर्घ तरंग के ही रूप में होते हैं। आकाशीय विकिरण भी क्या होंगे? दीर्घ तरंग के रूप में होंगे। यह भी आपसे पूछ लेगा कि आकाशीय विकिरण किस तरंग के रूप में होंगे? दीर्घ तरंग के रूप में। मैंने शॉर्ट में बताया कि जो वस्तु जितनी गर्म है वो उतना छोटा तरंग उत्सर्जित करेगा, इसको ध्यान रखिएगा, जो जितना गर्म है वो। तो चूंकि सूर्य ज्यादा गर्म है तो लघु तरंग के रूप में, धरती ठंडी है, धरती से जो लौटा और दीर्घ तरंग के रूप में, आकाश से जो लौटा यानी कि वायुमंडल में उपस्थित बादल, जलवाष्प, CO2, धूल कण इत्यादि के कारण जो तरंगे लौट के पुनः धरती की ओर आई वो भी दीर्घ तरंगों के रूप में होंगी। तो इस तरह से धरती पर हमारे यहाँ तापमान जो है वो स्वरिक तापमान को धरती दीर्घ तरंगों के रूप में बदल के टेम्परेचर यानी कि नापने वाले टेम्परेचर में बदल देती है और इस तरह से धरती गर्म होने लगती है। लेकिन धरती के गर्म होना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, धरती कुछ एक कारणों से और कुछ एक तरीकों से गर्म होती है। हम उन सारे तरीकों को शॉर्ट में ही समझ लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। एक नज़र इसे देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए पृथ्वी का गर्म होना, एक नज़र आप इसे देख लें। ये संक्षेप में देखना है आपको, कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं हैं, आप बार बार पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बता दे रहा हूँ। पृथ्वी जो है वो मुख्यतः 5 तरीकों से गर्म होती है। कहिए कह रहे भाई सूर्य का जब ताप आ रहा था गर्म हो गया, क्या दिक्कत? नहीं, वैसे गर्म नहीं होती। जितना सहज आपको लग रहा उतनी सहजता नहीं। यदि उतनी सहजता होती तो बृहस्पति भी उसी तरह से होता, मंगल भी उसी तरह से होता, वहाँ भी जीवन फल फूल रहा होता, वहाँ भी कोई अमेरिका, वाशिंगटन होता, भारत होता। ऐसा कहीं नहीं, पृथ्वी पर है। तो यानी कि हमारे यहाँ जो ऊर्जा का स्थानांतरण है, ऊर्जा एब्जॉर्ब करने की जो प्रक्रिया है ये अलग है, सभी ग्रहों से कहीं ना कहीं अलग है, तभी तो हम यहाँ पे सकुशल जीवन यापन कर रहे हैं। तो धरती जो होती है वो मुख्यतः 5 तरीकों से गर्म होती है। ठीक है, 5 हमने लिख के मिटा दिया, अच्छा लगेगा आपको। 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों आप जानते हैं। पहला है सूर्य विकिरण का प्रत्यक्ष अवशोषण। मैंने अभी बताया कि सूरज से किरण आएगी, धरती से टकराएगी, लघु तरंगों के रूप में आएगी, दीर्घ तरंगों के रूप में लौटेगी। जब पृथ्वी से ऊर्जा लौटती है यानी कि पृथ्वी से जब उष्मा लौटती है तो उस उष्मा को हम टेम्परेचर के रूप में नाप सकते हैं और वही जो होता है पृथ्वी के निचली परत को गर्म कर देता है। यानी कि सौर विकिरण का प्रत्यक्ष अवशोषण से पृथ्वी का निचली परत आंशिक रूप से गर्म होता है। दूसरा है परिचालन। परिचालन का मतलब जब उष्मा यानी कि जब ऊर्जा पदार्थ के एक अणु से दूसरे अणु की ओर जाए तो उसे परिचालन बोला जाता है। जैसे एक चीज है, हमने नीचे हिट किया, ऊपर तक हिट हो गया, तो ये परिचालन के द्वारा होगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर जब हम हिट देंगे तो इसके आसपास के अणु क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। वो जो गर्म अणु है वो बगल वाले अणु को भी गर्म कर देंगे, वो बगल वाले एटम को भी गर्म कर देंगे, बगल वाले एटम को भी गर्म करते सीधे सीधे गर्म होते चला जाएगा। ठीक है, अब जब इसके ऊपर कोई और वस्तु रखा हुआ है तो धीरे धीरे वो भी गर्म हो जाएगा। तो इस व्यवस्था को परिचालन बोला जाता है। किसी पदार्थ में अणुओं के द्वारा उष्मा के स्थानांतरण को परिचालन कहा जाता है, याद रखिएगा। ऐसे तो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे लेकिन मैंने अलग से लिख दिया है। अणुओं के द्वारा उष्मा के स्थानांतरण को परिचालन कहा जाता है, यानी कि इसमें वस्तु चेंज नहीं होगा, वस्तु वहीं के वहीं रह जाएगा, बस ऊर्जा जो है एक अणु से दूसरे अणु, दूसरे अणु से तीसरे अणु में चले जाती है और वहां से फिर वो क्या कहते हैं दूसरे पदार्थ में चली जाती है। यह 2 तरह से होता है, एक ही वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में और एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर। जैसा हमने बताया कि हमने यहाँ पे रखा, हम यहाँ पे हिट दिए तो धीरे धीरे हिट ऊपर तक चला जाएगा, फिर एक ऊपर जो परत होगी उसकी ओर चला जाएगा। तो इस प्रकार जब उष्मा का
स्थानांतरण होता है तो उसे परिचालन कहते हैं। पृथ्वी जब गर्म होती है तो निचले पदार्थ को जब धरती गर्म हो जाएगी, खुद गर्म होगी, तो जो धरती के सबसे नीचे वाले परत होगा उसको गर्म कर देगा। नीचे वाला परत क्या होगा, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर वाले परत को गर्म कर देगा। तो एक तरह से धरती के संपर्क में आने के फलस्वरूप जो पदार्थ गर्म होने लगते हैं वो अपनी उष्मा को ऊपर की ओर ठेल देते हैं और इस प्रकार से पृथ्वी की निचली परत जो होती है वो गर्म हो जाती है। ये दोनों निचली परत। पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण का मतलब हमने बताया था कि जब धरती लौटाती है तो उससे भी पृथ्वी गर्म होने लगती है। अब आप कहिए कि श्रीमान पृथ्वी के द्वारा प्रत्यक्ष अवशोषण और पार्थिव विकिरण में अंतर है? अंतर है। सूर्य से विकिरण आया, धरती उसको ऑब्जर्व कर लिया, जब ऑब्जर्व करेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बात समझिए, जब सूर्य से विकिरण आए तो धरती ने उसको सोख लिया, तो स्पष्ट बात है टेम्परेचर बढ़ गया। जब धरती का टेम्परेचर बढ़ा तो धरती के निचले वायुमंडल का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण का मतलब हो गया, हमने पहले भी बताया था कि पार्थिव विकिरण का मतलब होगा कि जब पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा को स्थानांतरित करेगी तो जहां तक वो तरंगे जाएंगी उसको विकिरित कर देगा। फिर बादल वगैरह क्या आते हैं, उन तरंगों को लौटा देते हैं, जिसे आकाशीय विकिरण कहते हैं। तो वो ऊपर से नीचे आते हुए समस्त क्षेत्रों को गर्म कर देंगे और इस प्रकार से एक कंबल का आवरण बन जाता है, जिसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। चौथा है संवहन। संवहन का मतलब हो गया कि जब उष्मा या ऊर्जा पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार संचलन करने लगे उसे संवहन कहा जाता है। पदार्थ के द्रव्यमान के संचालन द्वारा उष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहते हैं। इसके द्वारा पृथ्वी की ऊपरी परत भी गर्म हो जाती है। यह चीज याद रखिएगा कि संवहन जो होता है वो वायु और जलीय चीज यानी कि लिक्विड में होता है। तो इस तरह से पृथ्वी की ऊपरी परत भी गर्म होने लगती है। संवहन कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। ये धरती है, यहाँ की हवा गर्म हुई तो गर्म हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी। गर्म हवा क्या हो जाएगी, ऊपर उठेगी। ठंडी हवा कहाँ आएगी, नीचे आएगी और फिर ये ऊपर चली जाएगी, फिर ऊपर जाके ठंडी होगी, फिर नीचे आएगी। तो इस प्रकार से एक चक्र बन जाता है जिसे संवहनीय चक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संवहनीय चक्र। ये ठंडी वायु है, नहीं ये गर्म वायु है, ठीक है, और ये ठंडी वायु है। ऐसा है कि जब पृथ्वी पर वायु आया तो गर्म हो गया, ऊपर उठा 10-11 किलोमीटर जाएगा, आप जानते हैं ऊपर में तापमान कम रहता है, ठंडी हो जाती है, फिर लौट के चली जाती है। तो इस प्रकार से एक वायु का धारा बन जाता है। जब वायु ऊपर नीचे गर्म आता है ना तो उसको वायु धारा बोला जाता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल की ऊपरी परत भी गर्म हो जाती है और इसे ही संवहनीय धारा कहा जाता है। बात समझ रहे हैं, इसमें उष्मा जो है उसके मास यानी कि द्रव्यमान के कारण संचालित होती है। अगला होता है एडियाबोटिक विधि। एडियाबोटिक विधि में एक कोई भी विधि के अधीन नहीं होगा। यहाँ पे जो उष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा होता है वो आयतन और दबाव में परिवर्तन के कारण होता है। एडियाबोटिक विधि वह विधि है जिसमें उष्मा या ऊर्जा का स्थानांतरण या परिवर्तन दबाव और आयतन में अंतर के कारण होता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप देखते होंगे कि जब बदली आने वाली होती है, जब बारिश होने वाली रहती है तो बहुत जोर से गर्मी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये एडियाबोटिक विधि के ही कारण होता यह है कि दबाव और आयतन में अचानक बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ती है तो फिर आपको गर्मी लगने लगती है। तो यानी कि सीधी से आपको ध्यान रखना है कि आयतन एवं दबाव में परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि को एडियाबोटिक विधि कहा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, ये वृद्धि नहीं होगा, कमी भी ला सकता है, वो अलग विधि है, वो अलग चीज है। लेकिन एडियाबोटिक विधि का मतलब यही हुआ कि बिना परिचालन, संवहन, विकिरण या किसी के अधीन ये काम नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आयतन और दबाव में परिवर्तन के कारण टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है। तो इस तरह से ये 5 तरीके हैं जिससे पृथ्वी गर्म होती है। तो हमने अभी क्या देखा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, पृथ्वी को गर्म होना। अब देखते हैं कि पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं। ये कह रहे श्रीमान आप बता कुछ रहे थे, बता कुछ और रहे नहीं, पढ़ेंगे हम वही चीज़ जो अभी हमने आपको बताया। सबसे पहले समझना है कि आखिर धरती पर ये सौर विकिरण यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा आती है वो कैसे काम करती है।
ये है धरती, ठीक है, ये है सन, SUN, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये इलाका सूर्य के सीधा सामने है कि नहीं है, तो यानी कि यहां पे सौर विकिरण को कम दूरी तय करनी पड़ रही है और ये सीधा सीधा चमक रहा है या नहीं है। देखिए यही समझना है, ये समझ जाएंगे सब समझ में आ जाएगी, नहीं समझेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। देखिए इस सूर्य से आने वाला जो किरण है, हमने उसका एक साधारण सा ग्राफ बना दिया। देखिए तो ये सीधा सूर्य के सामने है, ठीक है, ये थोड़ा दूरी हो जाता है, ये थोड़ा दूरी हो गया, थोड़ा दूरी हो गया, बहुत दूरी हो गया। यानी कि जब हम विषुवत वृत्त से दूर जाने लगेंगे तो सूर्य किरणें यानी कि सौर्य की जो लाइट है वो टेढ़ी होती चली जाती है। क्या होने लगती है? टेढ़ी होने जाती है। तो जब टेढ़ी हो जाएगी तो ऊर्जा कम पहुंचेगा, कम होगा। यानी कि यदि बाई ग्राफ आप देखें तो सबसे ज्यादा और सबसे तीव्रता से सूर्य जो है अपनी ऊर्जा को विषुवत वृत्त के आसपास गिरा रहा है, और जैसे जैसे हम उधर जाते रहेंगे यानी कि ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे वैसे वैसे तो इसकी तीव्रता में या इसके दूरी में, इसमें दूरी हो जाएगा तो इसकी जो क्या कहते हैं तीव्रता और साथ ही क्षेत्र, प्राप्ति होने वाला क्षेत्र भी बदल जाता है। अब कह सकते हैं कि श्रीमान ये आप तीव्रता तो समझा रहे हैं लेकिन ऊर्जा प्राप्ति का क्षेत्र में क्या बदलाव होता है वो भी बतला देता हूं। देखिए ये तो समझ रहे हैं, अब इस पर थोड़ा सा यहां पर जब आ रहा है ऊर्जा तो सीधा यहां पड़ रहा है। जब यहां ऊर्जा टेढ़ी होकर हो रही होगी तो लाइट ऐसे गिर रहा होगा, ऐसे गिर रहा होगा, ऐसे गिर रहा होगा, ऐसे गिर रहा होगा, ऐसे गिर रहा होगा। अब इसको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आंशिक रूप से और बता देता हूँ। एक टॉन्ट और सीधा किसी के चेहरे पर फोकस कीजिए, तो मान के चलिए जब आप सीधा चेहरा पर फोकस कर दिए तो वो विषुवत वृत्त हो गया। टॉन्ट को थोड़ा टेढ़ा करिए, जब टेढ़ा कीजिएगा तो देखिएगा लाइट थोड़ा दूर जाता है और चेहरे पर जो पूरी तरह से पड़ रही थी लाइट वो थोड़ा लाइट टेढ़ा हो जाता है। तो जब लाइट टेढ़ा हो जाएगा तो ये ज़्यादा एरिया घेरेगा, एरिया तो ज़्यादा घेरेगा। तो जब ज़्यादा एरिया घेरा लाइट तो उतना ही था, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो प्राप्ति ऊर्जा थी वो घट जाएगी। यानी कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्राप्ति ऊर्जा जो है वो विषुवत वृत्त से ऊपर जाने में घटने लगती है। यहाँ पे ऊर्जा एकदम सीधा रहता है, यहाँ पे लाइट टेढ़ा हुआ तो ये ज़्यादा जगह घेर लेगा, थोड़ा और टेढ़ा होगा तो और ज़्यादा जगह घेर लेगा, और टेढ़ा होगा तो और जगह ज़्यादा घेर लेगा। एक ही किरण थोड़ा ज़्यादा दूरी घेर रहा है तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो ऊर्जा प्राप्ति है वो भी कम होने लगती है। यानी कि ध्रुवों विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्राप्ति ऊर्जा में भी कमी होने लगती है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्राप्ति ऊर्जा में कमी होती है। ध्यान से देखिएगा, हमने यहां टॉर्च जलाया सीधा लाइट पड़ेगा, जैसे ही टॉर्च टेढ़ा करेंगे तो लाइट का क्षेत्र ज्यादा बढ़ जाएगा। लाइट का क्षेत्र क्या हो जाएगा? ज्यादा बढ़ जाएगा। जब लाइट का क्षेत्र ज्यादा बढ़ेगा तो फिर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो प्राप्ति ऊर्जा थी वो घट जाती है। तो इस तरह से हमारे सूर्य को, धरती को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसको क्या है कि आप ऐसे देखिए, आपने अभी तक ये देखा होगा, शून्य डिग्री, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये इलाके आपने देखे होंगे। ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। इसके अलावा फिर यहाँ पर भी एक इलाका मिल जाएगा आपको इस तरह से, और फिर यहाँ पर भी एक इलाका मिल जाएगा। ये ध्रुवीय इलाका है और ये उष्णकटिबंधीय इलाका कहा जाता है। अभी मैं बता देता हूँ तब लिखूंगा। अब ध्यान देखिए, यह वो इलाका
जहां पे सूर्य एक बार सीधा सर पर चमकता है। यही परीक्षाओं में आपसे पूछेगा कि किन रेखाओं के मध्य सूर्य वर्ष में एक बार कम से कम सीधा चमकेगा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। कैसे? सो देखिए, एक शब्द पढ़े होंगे अयानांत और दूसरा शब्द पढ़े होंगे विषुव। जब सूर्य सीधा इसके ऊपर यानी विषुवत रेखा के ऊपर रहता है तो उसे विषुव बोला जाता है। सूर्य विषुव पर है, वो धीरे धीरे 3 महीना में यहां आ जाएगा तो इसको अयनांत बोलेंगे। दक्षिण की ओर आया तो दक्षिणी अयनांत, और 3 महीना बाद यहां चला जाएगा तो उत्तरी अयनांत। यहां से यहां यानी कि 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ जाने में सूर्य को 6 महीना लगता है। क्या लगता है? 6 माह। जो भारतीय माइथोलॉजी में विश्वास करते होंगे उन्होंने सुना होगा सूर्य का उत्तरायण होना और सूर्य का दक्षिणायन होना। यही उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। हालांकि वर्तमान में अभी ये विषय हमारा नहीं है, उसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखा है, उसको अलग देखना। हम यह सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ यह ऐसे इलाके हैं जहां वर्ष में सूर्य एक बार सिर पर चमकता है। लेकिन विषुवत वृत्त पर सूर्य जो है लगभग एनी टाइम सर पर ही चमकता है। तो चूंकि इन इलाकों में ऊर्जा ज्यादा प्राप्त हो रही है तो ये इलाके हमेशा क्या होंगे? गर्म होंगे। क्या होंगे? गर्म होंगे। अब जैसे जैसे आप इन इलाकों से दूर जाते जाएंगे, ठीक है, तो फिर ठंडे क्षेत्रों की शुरुआत होने लगेगी। अब इन्हीं ठंडे क्षेत्रों को बांटा गया। किन आधारों पर? कैसे? एक ग्राफ के द्वारा मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए ताप के आधार पर कितने जोन हमारे धरती पर बने हुए हैं। आशा है कि आपको मेरी जो सुंदर राइटिंग है बहुत ही उत्तम तरीके से दिख रही होगी। नहीं दिख रही है तो मैं बोल बोल के सुना देता हूँ, आवाज़ मेरा बहुत बुलंद है। ताप के आधार पे जो पृथ्वी को टेम्परेचर जोन में बांटा गया है वो 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। हमने बताया था कि विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ता है और प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऊर्जा भी यहाँ ज़्यादा प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं सूर्य की किरणें जो होती हैं टेढ़ी हो जाती हैं, प्रकाश देरी से पहुंचता है और प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऊर्जा भी कम प्राप्त होने लगती है। इसी के आधार पे ऋतुओं का भी क्या कह सकते हैं ताप दर जो होता है परिवर्तित होने लगता है और कुछ न कुछ ऐसे अंतर स्पष्ट हो जाते हैं जो सिद्ध करते हैं कि हम एक खास रीजन से उठ के दूसरे रीजन में आ गए। अब क्या है, परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, उन्हीं सभी चीज़ों को रखते हुए ये सामने हमने इसको रखा। तो देखिए सबसे पहले इसे देख लीजिए, ठीक है। ये हमने जो बांटा है आपने अभी तक 3 ही पढ़ा होगा, विषुवत रेखीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश और शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। ज़्यादा आपने ध्रुव पढ़ा होगा, लेकिन नहीं ऋतु जो दिन रात जो होता है, ऋतु वगैरह जो होते हैं, उन सब के आधारों को जोड़ते हुए टोटल 7 यानी कि 7 टेम्परेचर रीजन में धरती को बांट दिया गया। सबसे पहला कौन है? सबसे पहला है विषुवत रेखीय प्रदेश, ट्रॉपिकल रीजन। यह दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ है और इसे डोल्ड्रम यानी कि शांत रेखीय पट्टी भी बोला जाता है। परीक्षा में ही आपसे पूछेगा कि डोल्ड्रम रेखा कहते हैं या डोल्ड्रम क्षेत्र है विषुवत रेखीय प्रदेश में 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ये डोल्ड्रम शांत होता है, कुछ नहीं यहाँ होता, दिन एकदम शांत रहेगा, ना बहुत तेज हवा चलेगी, ना बहुत कुछ चक्रवात वगैरह आएगा। अमूमन दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है, मौसम साफ हो जाता है, अच्छा होता है, वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है, शीत ऋतु नहीं होती है। और यही लिख के आपसे पूछ लेगा ये किसकी विशेषता है, इसी चीज को हमने रखा है। यह 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ होता है। सूर्य हमेशा सीधा चमकता है, ताप वर्ष भर ऊंचा रहता है एवं कोई शीत ऋतु नहीं होती है। यानी कि जब आपसे पूछे कि धरती के किस एरिया में कोई शीत ऋतु नहीं होती है तो विषुवत रेखीय प्रदेश में, यानी कि 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में।
अब है अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी कि इंटर ट्रॉपिकल रीजन। 5 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ तक, 5 डिग्री साउथ से 12 डिग्री साउथ तक को अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि इंटर ट्रॉपिकल रीजन। हमने नीचे वाले को हिंदी में, ऊपर वाले को अंग्रेजी में लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यानी कि दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से 12 डिग्री साउथ तक को अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कहिए कि श्रीमान 0 से 25 तक तो ऐसे भी ठीक ठाक था, चेंजिंग कहाँ हुआ? चेंजिंग होती है कि जैसे जैसे आप विषुवत रेखीय प्रदेशों से ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे तो गर्म और शीत ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। जहाँ ध्रुवों पर हमेशा गर्म होती है, शीत ऋतु नहीं होती है, वैसे ही जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे शीत ऋतु आने लगती है। क्या आने लगती है? शीत ऋतु आने लगती है। हालांकि शीत ऋतु जो है वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होती है, लेकिन चूंकि आती तो है तो इसी आधार पे टेम्परेचर को भी, जोन को भी बांट लिया गया। यह दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 12 डिग्री अक्षांशों के मध्य में है। ठीक है, वर्ष भर ताप ऊंचा होता है, परंतु ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में अंतर स्पष्ट हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु में अंतर होने लगता है। अब इसका सर्वोत्तम उदाहरण आप कन्याकुमारी में जाकर देख सकते हैं। क्या शीत ऋतु होती है? सुस्पष्ट जैसे पंजाब वगैरह में होती है, बिहार में होता है, वैसा नहीं होगा, लेकिन शीत अब समझ में आएगा कि हाँ कोई एक ठंडा समय भी होता है, कोई एक ऐसा समय है जहाँ पे कुछ ठंडी रहती है अमूमन गर्म मौसम के अलावे। तीसरा है अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि इंटर ट्रॉपिकल रीजन। यह दोनों गोलार्धों में 12 से 25 डिग्री के मध्य में होता है। 12 डिग्री से 25 डिग्री, 12 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ, इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। हाँ, ट्रॉपिकल रीजन तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उष्णकटिबंधीय हमने लिख दिया है ना, उसको उपोष्ण लिखना चाहिए था। 5 डिग्री अंतरा उष्णकटिबंधीय इलाका, नहीं यहाँ पे हमने थोड़ा सा लगता है कि गलत लिख दिया। यह है उष्णकटिबंधीय, सॉरी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कौन है? 12 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ और 12 डिग्री साउथ से 25 डिग्री साउथ यानी कि उष्णकटिबंधीय इलाका। यह दोनों गोलार्धों में 12 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य होता है। वर्ष में एक बार सूर्य सर पर अवश्य चमकता है। अभी पिछले भाग में हमने बताया था कि 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक में ये वो इलाके हैं जब सूर्य एक बार सर पर अवश्य चमकता है। 23.5 के बाद सूर्य कभी भी सर पर चमकता नहीं है। स्पष्ट शीत ऋतु होती है यानी कि शीत ऋतु एक आध महीने की ही होगी, लेकिन होगी। मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे आप ध्रुवों से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे शीत ऋतु का आविर्भाव यानी कि शीत ऋतु का आगमन होने लगेगा। और ये सारा अंतर है उसी के बेसिस पे रखा गया। सबसे उच्च ताप यहीं दर्ज होता है। अब आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे उच्च ताप किस रीजन में दर्ज होता है? तो उष्णकटिबंधीय इलाकों में, ट्रॉपिकल रीजन में दर्ज होता है। कहीं कि पूछेगा, जब पूछेगा हमेशा पूछता है। अब आपसे सवाल मन में आना चाहिए कि सबसे उच्च ताप वर्ष भर सूर्य तो 0 डिग्री पर चमकता है, तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है? ये अलग चीज होती है। अलग क्यों होती है सो बताते हैं। प्रेशर के अंतर यानी कि जब टेम्परेचर आता है तो वायुदाब में अंतर हो जाती है। वायुदाब में अंतर होती है तो वर्षा जो होती है वो कम होने लगती है। तो यहाँ पे वर्षा बहुत होता है 0 डिग्री के आसपास में, हर 2 बजे के बाद वर्षा ही होगा। तो चूंकि वर्षा होकर टेम्परेचर को क्या कर देता है? कम कर देता है। लेकिन ये जो इलाके हैं उष्णकटिबंधीय इलाकों में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ वर्षा नहीं होती है। टेम्परेचर जो होता है वो दाब के अंतर के कारण कुछ ज़्यादा हो जाता है। हालांकि ये एक साधारण सा रीजन हमने बताया, और भी रीजन होते हैं। उसके लिए भी आप कहेगा कि अरे श्रीमान आपने सबके लिए अलग वीडियो बना रहा। हाँ, सबके लिए अलग वीडियो बनाया ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ज्योग्राफी कोई एक अलग चीज़ तो है नहीं कि हमने एक अलग चीज़ आपको पढ़ा दिया, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक समय में एक ही चीज़ को चूँकि बताने का प्रयास करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जो प्रारंभिक रूप से समझते हैं उन्हें कन्फ्यूजन ना हो। और साथ ही भूगोल का एक सामान्य सा नियम है कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय 12 से 25
फिर है उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ है? 25 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ तक, 25 डिग्री साउथ से 45 डिग्री साउथ तक। ये 25 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में होता है। 4 माह का एक ठंडा मौसम अवश्य होता है। अब आप लोग कहिए कि हम लोग तो रहते हैं, बिहार वाले, यूपी वाले, क्या कहते हैं, पंजाब वाले, हरियाणा वाले इसी रीजन में आते हैं, तो देखिएगा यहाँ 4 महीने के स्पष्ट ठंडी मौसम होते हैं। आप भारत से ही समझ सकते हैं, जैसे जैसे साउथ में जाते जाएंगे ठंडी का मौसम घटते जाता है, कम होते जाता है। तमिलनाडु, कन्याकुमारी में जाइएगा ठंडी का मौसम बहुत ही अल्प होता है, तो वो जो अल्प वाला है वो इसी रीजन में आता है। कहाँ पे? आपका अंतरा उष्ण कटिबंधीय इलाकों में आता है। फिर ऊपर आएंगे तो 12 से 25 यहाँ शीत ऋतु तो होगा, लेकिन उस तरह से नहीं होगा। उपोष्ण में क्या होता है कि सीधा सीधा 4 माह का शीत ऋतु होता है। अब यही आपसे पूछेगा कि किस इलाके में 4 माह का स्पष्ट शीत ऋतु होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है किस में होता है। सो फिर है शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन कहाँ पे आ गया? 45 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, यानी कि दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में जो क्षेत्र होता है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट जोन कहा जाता है। इस रीजन की विशेषता होती है कि रात बहुत लंबी होती है, रात बहुत लंबी होती है, और सर्दी के दिनों में ताप जो है हिमांक से नीचे, यानी कि एक बार क्या होगा ठंडी के समय में कि बर्फ जम जाएगा। जब बर्फ जम जाएगा तरह तरह की समस्याएं भी होती हैं, मजा भी आता है। औसत वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किन इलाकों में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक तापांतर होता है। औसत वार्षिक तापांतर का मतलब हो गया कि वर्ष के जो तापमान है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। किसी खास मौसम में टेम्परेचर हो सकता है कि 30 डिग्री भी रहे, और ठंडी के समय में हो सकता है कि टेम्परेचर -4 डिग्री भी चला जाए। तो एक वर्ष में सबसे उच्चतम और सबसे निम्नतम तापमान के जो अंतर निकाले जाते हैं उसे औसत वार्षिक तापांतर कहा जाता है। और यह सबसे ज्यादा कहाँ होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय में। एक चीज और वैज्ञानिक बात बता दे रहा हूँ कि औसत वार्षिक या तापांतर जो है यहाँ 0 होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, ये बढ़ते चला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यही होगा, यहाँ के बाद फिर नीचे नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो आपसे पूछे कि औसत वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में होता है। किसमें होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट रीजन में। और सबसे कम यानी कि न्यून कहाँ होगा? तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में। विषुवत रेखीय प्रदेशों में तापमान बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता है। दैनिक तापमान जो होता है वो 4-5 डिग्री ज़्यादा भी नहीं हो पाता। वार्षिक में भी यही होता है, चेंजिंग ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि सन हमेशा सीधा चमकता है। अब है टुंड्रा प्रदेश। देखिए 66.5 के बाद जो माना जाता है वो ध्रुवीय प्रदेश है। तो ध्रुवीय को हमने गोल घेर दिया, ये ध्रुवीय प्रदेश है। दोनों पोल जो हो गए वो ध्रुवीय प्रदेश है। 7वां दोनों ध्रुव इसमें शामिल होते हैं, बर्फ नहीं पिघलेगा। बात क्या है कि 66.5 के बाद यहाँ तक में और 66.5 के बाद यहाँ तक में 2 रीजन हो जाते हैं। एक ऐसा रीजन होता है जहाँ वर्ष में एक बार बर्फ पिघल जाती है, और एक रीजन ऐसा होता है जो बर्फ कभी नहीं पिघलती है, इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया। और ऐसा क्षेत्र जहां बर्फ एक बार पिघल जाएगा टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। यानी कि शीतोष्ण कटिबंध एवं ध्रुवों के मध्य वाले इलाकों को, शीतोष्ण कटिबंध एवं ध्रुवों के ये वाला जो इलाका हो गया, शीतोष्ण कटिबंध एवं ध्रुवों ये वाला जो इलाका हो गया, ये टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए हमने लिख रखा है टुंड्रा प्रदेश। यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ से ध्रुवों के बीच का जो इलाका होता है वो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। पूरी दुनिया में जब आप जानेंगे कि टुंड्रा प्रदेश किसे कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा प्रदेश है जो ठंडा है, बर्फ हमेशा जमी रहती है, लेकिन वर्ष में एक बार ऐसा मौसम आता है जब बर्फ पिघल जाती है। यही इसकी विशेषता होती है। और जिन इलाकों का बर्फ एकदम नहीं पिघलेगा वो ध्रुवीय प्रदेश में शामिल है। कैसा है? ध्रुवीय प्रदेश में शामिल है। सालों भर बर्फ रहेगा, सूर्य की लाइट लगभग नहीं पहुंचेगी। यहाँ से था, हमने बताया था, यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है, सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचेगी। तो ये टोटल 7 रीजन बांटे गए हैं धरती के ताप के आधार पर। एक नज़र में फिर से आपको रिमाइंड करा दूं। पहला है विषुवत रेखीय प्रदेश यानी कि ट्रॉपिकल रीजन, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य सूर्य हमेशा सीधा चमकेगा, वर्ष भर ताप
ताप ऊंचा रहेगा, कोई शीत ऋतु नहीं, और वार्षिक तापांतर दैनिक तापांतर न के बराबर होता है। दूसरा है अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी कि इंटर ट्रॉपिकल रीजन, दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 12 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहेगा, परंतु शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में अंतर स्पष्ट हो जाता है, यानी कि जाड़ों के मौसम और ठंडा के मौसम में अंतर दिखने लगता है। विषुवत रेखा प्रदेश में ये नहीं दिखेगा। तीसरा है उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल रीजन, ये जो है इस इलाकों, ये जो इलाका है वो 12 डिग्री से 25 डिग्री दोनों गोलार्धों के मध्य में है, और सूर्य हमेशा एक बार जो है वर्ष में सूर्य हमेशा सर पर चमकेगा। याद रखिए, वर्ष में एक बार, हमेशा नहीं, हमेशा यहाँ चमकता, यहाँ वर्ष में एक बार चमकता, उसी को अयनांत बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा कि उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, वही होता है जब सबसे बड़ा दिन का मतलब हो गया सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, मकर रेखा का मतलब हो गया कि सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है। तो ट्रॉपिकल में आ गया। और अस्पष्ट शीत ऋतु, अस्पष्ट शीत ऋतु का मतलब कि कोई एक शीत ऋतु होगा, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उच्च तापमान उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही दर्ज किए जाते हैं। यही आपसे पूछेगा कि ये किसकी विशेषता, यही 4 को लिख देगा, पूछ देगा किसका विशेषता है, तो उष्णकटिबंधीय इलाकों का। उपोष्णकटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन 25 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, और 4 माह का एक स्पष्ट ठंडा मौसम होता है। ध्यान रखिए, यहाँ अंतर उत्पन्न हुआ, यहाँ आंशिक रहेगा और यहाँ एक स्पष्ट रहेगा, और यहाँ से फिर जो इधर जाएगा यानी कि नीचे आएगा वो ठंडा बढ़ते जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा ठंडा घटते चला जाएगा। अब है शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन जो है वो दोनों अक्षांशों में 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। रात लंबी एवं ठंडी होती है तथा ताप जो है वो सर्दियों के दिनों में हिमांक से नीचे चला जाता है। हिमांक से नीचे मतलब बर्फ जम जाएगा, और साथ ही औसत वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों में होता है। हमने इसलिए लिखा है कि परीक्षा में प्रश्न पूछा है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है टुंड्रा प्रदेश। नॉर्मली तो उसे ध्रुवीय प्रदेश ही बोला जाता है, लेकिन ध्रुवीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांट दिया गया, एक टुंड्रा प्रदेश और एक ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश वो प्रदेश हो गए जो जिसमें दोनों ध्रुव शामिल हैं, और साथ ही यहाँ बर्फ कभी नहीं पिघलता। लेकिन टुंड्रा प्रदेश यानी कि टेम्परेट रीजन से ध्रुवों के बीच के जो इलाके हैं उन्हें टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है, और यह वो इलाके होते हैं जहां तापमान बहुत कम होता है, ठंडी हमेशा पड़ती है, लेकिन वर्ष में एक बार बर्फ जरूर पिघल जाती है। तो ये था एक सामान्य रूप से पृथ्वी पर तापमान का बंटवारा और टेम्परेचर रीजन या टेम्परेचर जोन के बारे में। आशा है कि आपको जरूर अच्छी लगी होगी। नोट करना चाहें जरूर नोट कर लें, ताकि आपको अगला बार जब कोई पूछे कि अंतरा उष्णकटिबंध क्या होता है, डायरेक्ट 5 से 12 तापमान ऊंचा, लेकिन ठंडा गर्म में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। उष्णकटिबंध क्या है, उपोष्णकटिबंध क्या है, शीतोष्णकटिबंध क्या है, टुंड्रा प्रदेश आप लोग बार बार सुनते होंगे, भाई क्या होता है टुंड्रा प्रदेश, ये सारे चीज जो हैं इसी में वर्णित है और इसी से अनुमान लगाया जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो विश्व के भूगोल पर। आशा है जरूर आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जो अच्छी लगी सो चीज़, जो अच्छी नहीं लगी उसके बारे में भी। और यदि किसी चीज़ के बारे में जानना हो या आपका कोई बहुमूल्य सुझाव हो तो आपसे हमेशा अपेक्षित है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।